हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में होंगी, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई मेंस या हो एडवांस में हो। तो इस वीडियो में हम जनरली कवर करेंगे कि सेंटर ऑफ मास या फिर इम्पल्स मोमेंटम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस या फिर एडवांस के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो कि आया है 23 के मेंस के पेपर में, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम leaves the barrel of gun with a velocity of 600 meter per second. Okay, if the barrel of the gun is 50 centimeter long and the mass of the gun is 3 kg, then value of the impulse supplied टू द गन विल बी। वैल्यू ऑफ इम्पल्स पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है कि पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम, राइट, दैट इज डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम यानी कि मास इनटू v माइनस यू, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा नजर डालते हैं कि ये मोमेंटम का चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करें तो मोमेंटम का चेंज निकाल सकते। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम क्या पता लगाते हैं भाई? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम लाइक टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। यही तो होगी, मतलब मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन इनिशियली, तो इसे हम मान लेते यूजी, ठीक है, प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू यूबी, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? m। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है? मास और जो भी वेलोसिटीज दी गई है उसके वैल्यूज को पुट करना है। तो पहले तो देखो, मास ऑफ गन, गन की मास कितनी दी गई है? गन की मास दी गई है 3 kg। सो 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियली गन की कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी, तो 0, प्लस मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट क्या हो गया? 0.01 kg, राइट, क्योंकि 10 ग्राम है तो 0.0, इनिशियली इसकी भी वेलोसिटी नहीं थी तो 0। अब देखो, मास ऑफ गन 3 इंटू क्या रहता? वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये हमें पता नहीं है वेलोसिटी ऑफ गन कितनी होगी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ गन क्यों होगी? क्योंकि अगर बुलेट फायर की गई है तो एक रिकॉइल वेलोसिटी है, राइट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस मास ऑफ बुलेट। अब बुलेट की मास क्या है? बुलेट की मास है 0.01 kg, राइट, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो गई? 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना? अब देखो, अब आगे हम क्या करेंगे? हम वेलोसिटी निकालेंगे इसकी। कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो हो गया पूरा टर्म 0, राइट, तो ये हो गया 3vg प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/100, दैट मीन्स 6, राइट, 6 हो गया। सो Vg इक्वल्स टू 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
-2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। अब ये माइनस का क्या मतलब होता है, देखो रिकॉइल वेलोसिटी मैं कह रहा हूं कि अगर गन की, ये गन है, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी जो झटका मारता है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। गन तो पीछे आएगी, बुलेट आगे निकलेगा, दैट्स द माइनस साइन, ठीक है। तो ये आ गई कितनी, -2 मीटर पर सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ओके, -2 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास आ गया क्या, -2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम अगर हमें निकालना है किस चीज की, देखो द वैल्यू ऑफ इंपल्स निकालनी है, इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। देखो क्या हो जाएगी, मास, राइट, इनटू वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी होगी v, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, 6, क्या आ गया, 6 आ गया न्यूटन सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसका अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो हम सिर्फ 6 न्यूटन सेकेंड हम लिख देंगे इंपल्स में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूछा गया है 23 के पेपर में, क्या है क्वेश्चन, एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मशीन गन फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम एट द स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड टू कीप इट इन पोजिशन, ठीक है। द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड बाई द मशीन गन इज, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चन को कि एक मशीन गन जो होती है ना, राइट, पबजी वगैरह तो खेले ही होगे, तो उसमें तो मशीन गन हम यूज़ करते थे। तो उसमें क्या होता है कि अब अगर वीडियो गेम्स में भी देखो तो जब भी हम गन यूज़ करते हैं ना, तो अगर एम आप उसको सही से कंट्रोल नहीं करो तो वो इधर उधर भागती है ना, उसके रिकॉयल वेलोसिटी की वजह से वो इधर उधर डिसबैलेंस यानी कि एम से हट जाती है, ठीक है। तो पोजीशन में मेंटेन करके रखने के लिए हमें कुछ एक फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा कि इतना फोर्स से मैंने पकड़ रखा है गन को ताकि वो एम से हिले ना, ठीक है। तो वो फोर्स है 125 न्यूटन, और गन के बारे में ये बताया जा रहा है कि 10 ग्राम की बुलेट्स है उस गन में, और उस 10 ग्राम की बुलेट 250 मीटर पर सेकेंड से निकल रही है, ठीक है। और मशीन गन है तो कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक फायरिंग चालू है। अब पूछा जा रहा है कि कितने बुलेट्स निकल रहे हैं 1 सेकेंड में। तो देखो इसका हम शुरुआत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैसे करेंगे, फोर्स से। फोर्स हमें पता है 125 न्यूटन है, तो फोर्स क्या है एक्चुअली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लिख सकते हैं, राइट, और या फिर mv/t, सिंपली ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं कंसीडर करता हूं, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर हो रहे, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा। सो फोर्स क्या है, n इंटू mv, n नंबर ऑफ बुलेट्स बाई 1 सेकेंड, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जो फोर्स होगा वो nmv हो जाएगा। ये 1 सेकेंड की बात है क्योंकि हमें पर सेकेंड ही निकाल रहा है, ठीक है। अब n की वैल्यू में अगर निकालूं तो क्या निकल जाएगा, f/mv, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, n इक्वल्स टू f/mv, यानी कि f है 125 न्यूटन, मास क्या है 10 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर लेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 10⁻², दिस इज 25, मतलब 12500 बाय 250, ठीक है, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 50, मतलब 50 बुलेट्स पर सेकेंड उस मशीन गन के बैरल से निकल रही है। समझ में आ गई बात, कैसे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, कैसे वैल्यूज पुट करे और सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पूछा गया है 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स with stationary particle of mass 2m. After the collision, they stick together and continue to move together with a velocity. उसके बाद क्या होगी, मतलब क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक है मास m, एक है मास
2m, तो मास m मूव कर रही थी कुछ एक वेलोसिटी से, राइट। सपोज कर ले तो उस वेलोसिटी को v, फिर क्या होता है, दोनों के बीच में होता है एक बढ़िया सा कोलिजन, ठीक है। और कोलिजन होने के बाद क्या कहा जा रहा है कि m और 2m चिपक के एक ही साथ मूव कर रहे विथ सम डिफरेंट वेलोसिटी v डैश, ठीक है। अब बताना है कि ये v डैश वेलोसिटी क्या है, कितनी है, ठीक है। तो सिंपली लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक्चुअली, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इनिशियली इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनली। तो इनिशियली क्या है, m इंटू वेलोसिटी है v प्लस इसकी 2m इंटू वेलोसिटी इसकी नहीं है क्योंकि ये रेस्ट पे थी पहले, तो ये है 0 इक्वल्स टू, अब क्या है, ये दोनों मिलके किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो दोनों की मास दैट इज 2m प्लस 1m दैट इज 3m इंटू वेलोसिटी दैट इज v डैश, ठीक है। तो mv इक्वल्स टू 3m v डैश, ठीक है। m विल कैंसिल्ड आउट, सो v डैश इक्वल्स टू v/3। इससे आसान सवाल पूछा जा सकता है क्या मेंस में? नहीं पूछा जा सकता। सो v डैश इक्वल्स टू v/3, मतलब जो फाइनली वेलोसिटी होगी दोनों मास को मिला के आफ्टर द कोलिजन, वो जो इनिशियली मास जो m मास की वेलोसिटी है उसके डिवाइडेड बाय 3 होगी, राइट, उसके 1/3 हो जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2020 के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, अब देखो क्या है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये था। हमें क्या दिया गया है कि p को 20% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब पहले अगर p था 1, अब ये p डैश 20% इंक्रीज होने के बाद हो जाएगा 1.2, ठीक है। 20% तो ऐसे इंक्रीज होता है, तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो चेंज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं हम k डैश माइनस के डैश है जो इंक्रीज होने के बाद काइनेटिक एनर्जी बाय ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब k डैश क्या हो जाएगा, दैट इज p डैश स्क्वायर बाय 2m माइनस p स्क्वायर बाय 2m बाय p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। 2m अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या, p डैश स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय p इंटू 100, ठीक है। तो ये हम अगर करेंगे, p डैश हमारे पास क्या है 1.2, सो 1.2 की स्क्वायर माइनस p क्या है 1 बाय 1, ठीक है। 1 की स्क्वायर मतलब 1 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1.44 माइनस 1, सो दैट इज 0.44 इंटू 100, तो आ जाएगा ऑप्शन 44%। 44% विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकाले। क्वेश्चन नंबर 5 22 का सवाल है ये, देखो टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इन 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ये पर सेकेंड है, ठीक है, हिट्स 2 डिफरेंट वॉल्स एंड कम टू रेस्ट आप विद इन, पहला वाला वॉल में हिट करने के बाद 3 सेकेंड एंड देन 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है 5 kg, ठीक है, वो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और 2 अलग अलग वॉल्स पे जाके टकराती है। सपोज कर लेते हैं कि एक बार जाके वो वुडन बॉल से टकराती है, वुडन वॉल से, दीवार से,
एक बार वुडन दीवार से टकराती है, एक बार सीमेंटेड दीवार से टकराती है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है कि उसकी मास सेम है 5 kg एंड उसकी वेलोसिटी भी सेम है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब पहले वॉल से टकरा रही है दैट इज द वुडन वॉल, उससे टकराने के बाद ये 3 सेकेंड में नीचे आके रुक जा रही है। ठीक है, 3 सेकेंड बाद रुक जा रही है। बट जब सीमेंटेड वॉल से टकरा रही तो 5 सेकेंड बाद रुक रही है। ठीक है, हो ही सकता है ऐसा, डिफरेंट वॉल्स की डिफरेंट अलग अलग वो फोर्स उसका होगा, रिएक्शन फोर्स, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें बताना है क्या, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, impulse and average force acting on the object will be same for both the cases. Impulse will be same for both the cases, but the average force will be different. Now average force will be same for both the cases, but the impulse will be different, or both will be different. average force और impulse दोनों ही अलग अलग होंगे। तो देखो पहली बात तो ये कि impulse होती क्या है, impulse अगर मैं देखूं impulse को, तो impulse क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी हम लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, राइट। बट इसी चेंज इन मोमेंटम का दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है क्या, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो देखो फोर्स जो है, एवरेज फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है ना। एवरेज फोर्स जो है वो इनवर्सली डिपेंडेंट है टाइम पे। ठीक है, राइट। और इनवर्सली डिपेंडेंट कैसे है, अगर मोमेंटम को हम कांस्टेंट मानते हैं तो। ठीक है, अब देखो इंपल्स क्या होगी, इंपल्स की बात करें तो ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, सिंपली मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सॉरी, इंपल्स क्या, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में ही तो मास इनटू वेलोसिटी है। तो इंपल्स और मोमेंटम दोनों ही केसेस में सेम होंगे, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, मास सेम है। ठीक है, चेंज जो हो रहा है एक बार 3 सेकेंड एक बार 4 सेकेंड, दैट इज द चेंज इन टाइम, राइट। तो फोर्स जो है, एवरेज फोर्स जो है वो अलग अलग होंगे। जब 3 सेकेंड टाइम लग रहा है तो एवरेज फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब 5 सेकेंड टाइम लग रहा है उसे रुकने में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, बी, दैट yes, impulse will be same for both the cases, but the average force will be different. Average force will be different. So option B is the correct answer. ठीक है, प्योरली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 22 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg एंड अनदर ऑफ मास 2 kg आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मोमेंटम विल बी। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये ना, जेई का या फिर नीट का या फिर वेस्ट बंगाल जॉइंट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, रेशियो वाले टाइप का। या तो काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम का रेशियो पूछ देंगे, या फिर इम्पल्स और लाइक फोर्स का रेशियो पूछ सकते हैं, राइट। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपल्स और टाइम का पूछ सकते हैं, राइट। अब देखो क्या हो रही है कि यहाँ पे दी गई है दो मासेस है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें निकालना है इसका रेशियो कब का, जब मोमेंटम का रेशियो निकालना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है, k = p² / 2m हमें पता है। ठीक है, अब पहले वाले का मोमेंटम क्या होगा, दैट इज पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले मास की k1 = p1² / 2m। ठीक है, तो ये क्या है, पहला वाले का मास क्या है पहले ऑब्जेक्ट का, दैट इज 8 kg, सो 2 × 8 दैट इज 16। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज p2² / 2m, राइट। सो p2² / 2 × दूसरे वाले की मास क्या है 2 kg, सो दिस इज 2 × 2 4 kg। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि k1 = k2 है, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज k1 = k2, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो हम सॉल्व कर देंगे, दैट इज p1² / 16 = p2² / 4, so p1² / p2² = 16/4, तो p1 /
P2 हो जाएगा कितना 4 4 एंड दिस विल 2, सिंपली इतना आ जाएगा, राइट क्योंकि दिस इज 4, अब रूट अंडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो रेशियो कितना आ जाएगा, P1:P2 दैट इज 2:1, राइट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बी वाला, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे पता चल रहा था, K = P²/2m, ये वाले इक्वेशन से हमने निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है 22 में, क्या कह रहा है क्वेश्चन 2, बिलियर्ड्स बॉल ऑफ मास 0.05 kg each moving in an opposite direction with 10 meter per second, right, collide and rebound with the same speed. Fine. If the time duration of contact is t equals to 0.005 seconds, then what is the force exerted on the ball due to each other? ठीक है, तो फोर्स पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिलियर्ड्स बॉल है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे विथ सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की, दोनों की मास सेम है क्या 0.005 kg, राइट, यही है ना, सॉरी 0.05 kg, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 0.05 kg मास है। दोनों एक दूसरे से टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे विथ सेम वेलोसिटी। तो देखो मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, कुछ भी चेंज इन मोमेंटम हुआ है क्या, देखो मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम कुछ हुआ ही नहीं, राइट। इसका मतलब मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, मोमेंटम को हम कंसीडर कर सकते हैं 1 कांस्टेंट, ठीक है, ये मान लिया। अब फोर्स क्या है, फोर्स है डेल्टा पी राइट, डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कुछ है ही नहीं तो कांस्टेंट है मोमेंटम, और टाइम क्या है 0.005 सेकेंड्स के लिए, तो एवरेज फोर्स ये निकल जाएगा बड़े आराम से, राइट, 1/0.005, ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम अराउंड लाइक 5/1000 ऊपर जाएगा तो 1000/5 दैट इज 200 न्यूटन। समझ में आ गई बात, राइट, कितना सिंपल सा बात था ये, तो मोमेंटम कंजर्व यहाँ पे कंजर्व हुआ ना, दैट इज कांस्टेंट, राइट, बट चेंज इन मोमेंटम कुछ है ही नहीं, राइट। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप MVU पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाओ, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, राइट, दोनों ही साइड में क्या आ जाएगा, वो इक्वल टर्म्स आ जाएंगे, राइट, इक्वल टर्म्स आ जाएंगे, तो उसको कैलकुलेट करने से हमें जो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा वो है 1, राइट, दैट वी विल गेट 1। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है 21 के पेपर में, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 3 ऑब्जेक्ट्स A, B, C आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस surface, horizontal surface, ठीक है, द masses A, B and C are m, 2m and 3m, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया रेस्पेक्टिवली। A moves towards B with a speed of 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, A B की तरफ मूव कर रहा है कितने स्पीड से, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, देन एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ इट। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है कि कोलाइड होने के बाद A इधर मूव करने लगेगी, B इधर मूव करने लगेगी, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, B इधर मूव करेगी तो ऑब्वियसली C से टकराएगी। अब C से टकराने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। दो केस हो रहा है, एक बार इलास्टिक कोलिजन, फिर प्योर इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, विथ C। ऑल मोशंस ऑकर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ C, ठीक है। तो इसे मैं मानता हूं पहला v ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पहला केस के लिए फॉर फर्स्ट केस, ठीक है, जब A कोलाइड्स विथ B, ये वाला केस है, ठीक है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1u1
प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो m1u1 क्या हो रहा है, m क्या है, मास है, u1 क्या है, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड, प्लस ये क्या है, इसकी मास क्या है, ट्वाइस m। ठीक है, u2 क्या है, u2 कुछ थी पहले, देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b वो तो रेस्ट पे थी, तो ये 0। ठीक है, अब देखो v1 हमें पता नहीं है कि कितनी जा रही है वापस इस वेलोसिटी से, तो mv1 प्लस 2mv2 भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो ये तो टर्म 0 हो गया, तो यहां से सारे m कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, m कैंसिल आउट हो गए, बचा हमारे पास क्या, 9 इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। ठीक है, अब v1 प्लस 2v2 हो रहा है 9, ऐसा कब हो सकता है, राइट। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो कि x प्लस 2x मिलके 9 आ रहा है, सॉरी x प्लस 2y मिलके 9 आ रहा है, तो इसका मतलब v1 को कितना होना चाहिए, v1 ऑब्वियसली होना चाहिए -3 मीटर पर सेकेंड, राइट, और ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए v2 होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 6, इट शुड बी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसे, देखो अगर मैं v2 की वैल्यू 6 पुट करूं और v1 की वैल्यू -3 पुट करो, सो -3 इंटू 2 इंटू 6, राइट, तो ये क्या आया, -3 इंटू, सॉरी ये बीच में तो प्लस है ना, मैंने क्या किया यहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड रन किया है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड किया है कि अगर मैं v2 की वैल्यू को 6 मानता हूं, v1 की वैल्यू को -3 मानता हूं, ठीक है, तो v1 अगर ऐसे मैं पुट करके देखूं तो ये आ गया 12 -3 9, तो दोनों तरफ 9 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो बस यही इक्वेशन की हिट एंड ट्रायल के वजह से मैंने v1 हमने ले लिया कितना 3 और v2 हमने ले लिया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब v2 हमें पता चल गया, अब सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सॉरी सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि B जाके टकरा रही है C से, राइट, B इज कोलाइडिंग विथ C। ठीक है, और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जैसे ही ये टकराते हैं, राइट, B एंड C जैसे ही कोलाइड करेंगे तो दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे विथ सम वेलोसिटी, सपोज कर लेते हैं v से। ठीक है, तो ये है 2m और ये है m, ये भी 2m है, ओके फाइन। सो b c किसी एक वेलोसिटी v से कोलाइड करने लगेंगे, राइट। तो अभी हमें पता चल गया b की वेलोसिटी क्या है, तो अब फिर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे, कैसे, m1 ये m2v2 प्लस, सॉरी m2u2 यानी कि अभी की जो वेलोसिटी दैट इज v2, ठीक है, m2v2 प्लस m3 यानी कि मास c की बात कर रहा हूं, तो m3 क्या, इसकी कोई एक वेलोसिटी होगी, सपोज कर लेते वो u3 है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, अगले स्टेप में हम 0 लिख देंगे, इक्वल्स टू m2v2 प्लस m3v3। ठीक है, हमें v3 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी मास कितनी है 2m और यहां पे कितना मिला इंटू 6, सो 6 प्लस ये तो रेस्ट पे थी तो ये पूरा टर्म 0। अब क्या हो रहा है कि m2v2 प्लस m3v3, इस केस में क्या हो रहा है, फाइनल मोमेंटम में क्या हो रहा है कि दोनों मास एक जैसे एक साथ चिपक के किसी एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसे हम लिख सकते हैं m2 प्लस m3, मतलब दोनों की ही मास वेलोसिटी अभी सेम हो गई है इंटू v, और उस सेम वेलोसिटी को हमने v मान लिया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12m इक्वल्स टू m2 प्लस m3 यानी कि 2m प्लस 2m दैट इज 4m।
इंटू वी, सो एम एम विल कैंसिल आउट, वी कितनी आ जाएगी 12/4 दैट इज 3, सो वेलोसिटी विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सी, सॉरी फाइनल स्पीड ऑफ सी, ये क्या आएगी, जो बी और सी की कलेक्टिव स्पीड होगी वही सी की स्पीड होगी, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? दो केस बना यहां पे, एक था इलास्टिक कोलिजन, तो इस तरह इनइलास्टिक कोलिजन में मतलब बी और सी दो ऑब्जेक्ट जब भी इनइलास्टिक बोला जाए या फिर कंप्लीटली इनइलास्टिक बोला जाए, मतलब क्या, कोलाइड करने के बाद जिस डायरेक्शन से ये आ रही थी उसी डायरेक्शन में दोनों साथ मूव करने लगेंगे, दैट इज द प्योरली और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन नंबर 9, 2 billiards balls of equal mass 30 gram strikes a rigid wall of with the same speed 108 km per hour as shown. Okay, but it's at the different angle. If the balls get reflected with the same speed, then the ratio of the magnitude of impulse imparted to the balls A and balls B by the wall along x direction is. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि दो बॉल है, राइट, ये है बॉल ए, ये है बॉल बी, दोनों को एक वॉल की तरफ फेंका गया। ओके, ये बॉल बी नहीं है, बॉल बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एंगल से, एक को परपेंडिकुलरली फेंका गया, एक को कुछ एंगल बना के दैट इज 45 डिग्री के एंगल बना के फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों की जो रिबाउंड, दोनों जो रिबाउंड हो रही है, जो वापस आ रही है स्ट्राइक करने के बाद, वॉल पे लगने के बाद, वो सेम वेलोसिटी से आ रही है, दैट इज अगर यू से फेंका गया तो वापस भी यू वेलोसिटी से आ रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट, परफेक्टली चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे 45 डिग्री और ये भी कहा गया है कि 45 डिग्री, ठीक है, ऑब्वियसली 45 ही होगा। ओके, समझ में आ रही है बात? अब क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अब पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड। इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले बॉल के लिए, बॉल ए के लिए इंपल्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम ले सकते हैं, दैट इज डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड। तो कुछ होगा, देखो u से गई वापस है u से आई, तो पहले मोमेंटम का चेंज, पहला क्या मोमेंटम है mu, वापस आ रही है फिर से mu, सो 2mu, राइट। लेकिन ये किसके डायरेक्शन में पूछा है, x के डायरेक्शन में, मतलब x के अलाउंग, ये सरफेस के अलाउंग। बॉल b के लिए क्या हो रहा है, बॉल b का जो इंपल्स अगर मैं निकालूं, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, वो क्या होगा, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, देखो इस डायरेक्शन में फेंका गया तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, अगर ये u है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, u cos 45 डिग्री, राइट, u cos थीटा, ठीक है, u cos 45 डिग्री, राइट, और फिर वापस भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, राइट, सॉरी, वापस इस ऐसे एंगल बना के आ रही है, देन इट इज अगेन मेकिंग 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो फिर से हम कंसीडर करते हैं कि u cos 45 डिग्री से यहां पे लगी, वापस u cos 45 डिग्री से आई, सो दिस विल सिमिलरली 2mu cos 45 डिग्री। फटाक से सवाल बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच का निकालेंगे रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2mu by 2mu cos 45 डिग्री, 2mu कैंसिल, सो 1 by cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू 1 by √2, सो 1 by √2 दैट मीन्स √2 by 1 और √2 is to 1। तो रेशियो हमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, देखो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज √2 is to 1। समझ में आ रही बात कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था कि अगर u वेलोसिटी से आ रही है, लेकिन हमें पूछा क्या गया, अलोंग x, तो अगर u एंगल 45 डिग्री बना के फेंका जा रहा है तो x के अलोंग इसकी वेलोसिटी u cos थीटा, यानी कि u cos 45 डिग्री, वापस भी वैसे ही जाएगी क्योंकि यहां पे भी 45 डिग्री का एंगल बना के वापस जा रही है, सो अगेन रिटर्निंग वाली वेलोसिटी भी u cos 45 डिग्री, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम
u mu cos 45 प्लस mu cos 45, दैट मीन्स 2 mu cos 45, रेशियो निकालेंगे, आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया 21 के पेपर में, आई थिंक यस, हाँ 21 के पेपर में पूछा गया। क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 1.9 kg is at rest at the edge of the table, okay, of height 1 meter, ठीक है। अब a bullet of mass 0.1 kg collides with the block and sticks to it, ठीक है। Find the velocity of the bullet, sorry, if the velocity of bullet is 20 meter per second in the horizontal direction just before the collision, then the kinetic energy just before the combined system strikes the floor is, ठीक है। assume there is no rotational motion and loss of energy after the collision is negligible, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो कि किसी हॉरिजॉन्टल टेबल जो कि किसी एक हाइट h पे रखी है, ठीक है। इस पे एक बुलेट आके लगती है। अब बुलेट की मास कितनी दी गई? 0.1 kg और वेलोसिटी दी गई 20 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक की मास कितनी दी गई है? ब्लॉक की मास दी गई 1.9 kg और ये जो हाइट है ये दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि बुलेट उस ब्लॉक पे लग के उस पे घुस जाती है, अंदर स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बुलेट लगने के बाद ये ब्लॉक इसके साथ थोड़ा सा मूव करने लगेगी, राइट, थोड़ा सा क्या होगा, मूव करने लगेगी। अब क्या कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी में कोई लॉस नहीं है और हमें क्या अज्यूम करना है, दैट रोटेशनल मोशन नहीं है, तो जो भी मोशन होगा सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो अब सिंपल सा हम निकालेंगे इसका चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन का हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दूसरी ऑब्जेक्ट किसी एक वेलोसिटी से आती है, इसके साथ चिपक के मूव करने लगती है, दैट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल। सो मास ऑफ बुलेट into velocity of bullet, initial velocity of bullet plus mass of the block, small b लिखता हूं, mass of the block को मैं लिखता हूं small b, into initial velocity that is 0। अब दोनों साथ में मूव कर रहे तो मास, दोनों की मास ऐड हो जाएगी, दैट इज m कैपिटल B प्लस m स्मॉल b, ठीक है। इसको मैं मिटा के इधर बना देता हूं। वन मीटर हाइट, ठीक है। अब देखो इनटू एक कंबाइंड वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0। मास ऑफ बुलेट क्या है? मास ऑफ बुलेट हमारे पास क्या दी गई है, दैट इज 0.1 kg। सो 0.1 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक। तो मास ऑफ ब्लॉक है 1.9 एंड दिस इज 0.1, दैट मीन्स इट विल बी 2.1, सॉरी 2 kg और 2 इंटू वेलोसिटी v, ठीक है। अब सिंपली यहां से क्या हो जाएगा 1/10 यानी कि 2v, सो v आ जाएगा इंटू 2v, सो v आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो कंबाइंड वेलोसिटी हो ये बुलेट और ब्लॉक को मिला के वो क्या है 1 मीटर पर सेकेंड की। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक्स द फ्लोर। अच्छा, सिस्टम स्ट्राइक करेगी फ्लोर पे, तो अब उससे पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो पहले तो देखो टोटल एनर्जी जब लिखा गया है कि कांस्टेंट है या फिर कोई चेंज नहीं है, तो टोटल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में कितनी थी, mgh। mgh कौन सा वाला m, टोटल मास मिला के m। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m प्लस m, दैट इज अगेन 2 इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, सो 2 इंटू g10 और हाइट कितनी है 1 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा पूरा टर्म, ये आ गया 1 और ये आ गया 20, सो 20
21 जूल विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। 21 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है 2020 के मेंस के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं कि एज शोन इन द फिगर व्हेन अ स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट ओ, ठीक है, ये ओ सेंटर है इसकी, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज कट आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट सी। तो ये जो यूनिफॉर्म स्फेयर है इसमें से एक यूनिट वाली कैविटी बना दी गई है, ठीक है। तो देखो उसकी सेंटर कहाँ पे है? सी पे है, ठीक है, समझ में आ रही बात। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग और द शेडेड पार्ट ऑफ द स्फेयर इज एट जी, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बटा कट आउट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो जी पे है, ठीक है। नाउ दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, ठीक है, सरफेस कैविटी के सरफेस पे ही है, ठीक है। नाउ आर कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। आर की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको थोड़ा सा हम कंसेप्चुअली समझते हैं। कैसे? देखो एक चीज यहां पे लिखी गई है, यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस आर। यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस आर मतलब क्या होता है कि एक स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, बट ये यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मतलब हर एक वॉल्यूम पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम पे उसकी मास जो है वो सेम है। उसे हम कंसिडर करेंगे क्या? रो। रो इज मास डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने कंसिडर किया। अब मास ऑफ द स्फेयर को कैसे लिख सकते हैं? जो ओवरऑल मास, पहले जो मास थी कट आउट होने से पहले, वो मास क्या है? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी क्या है? रो है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मास ऑफ कैविटी क्या हो जाएगी? जो कैविटी की मास है वो क्या हो जाएगी? तो वो तो यूनिट रेडियस की थी, दैट इज 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब इंटू रो, ठीक है। अब देखो मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जा रहा है? रिमेनिंग पोर्शन जो शेडेड रीजन है उसका मास क्या हो जा रहा है? तो 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस 4/3 पाई 1 क्यूब या फिर 1 क्यूब रो, मतलब इस टोटल मास से कैविटी को हटाएंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का मास हमें मिल जाएगा। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उससे अगर हम इसको देखते हैं, मतलब क्या? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जी, ठीक है। अभी कैविटी की सेंटर ऑफ मास क्या है? जी। तो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से हम क्या लिख सकते हैं? बाय कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या जानते हैं कि इसकी पोजीशन को हम इक्वेट करेंगे कैसे? देखो सपोज करते हैं कि ये कैविटी जो है इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पे थी? ओ पे थी, तो वो जी से कितने डिस्टेंस पे है? वो जी से कितने डिस्टेंस पे? देखो ये पूरी डिस्टेंस है आर, राइट, ये पूरी डिस्टेंस है आर। ये जी से कितने डिस्टेंस पे है? अगर ये 1 है सो दिस इज 1, राइट, सो दिस इज 1 प्लस समथिंग, मतलब 2 माइनस, अगर ये पूरे को कंसीडर करते हैं हम 2 माइनस अगर मैं आर करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ये पूरा अगर 2r है, 2 है यूनिट, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से हम क्या लिख सकते हैं? बाय अप्लाइंग बाय कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? रिमेनिंग पोर्शन का मास इनटू पोजीशन कितना ओरिजिनल, मतलब कि जब वो पहला कैविटी नहीं था तब जो सेंटर ऑफ मास थी उससे जितना हटा है वो बराबर किसके होगा? जितना कटआउट पोर्शन है दैट इज द कैविटी, कैविटी का सेंटर ऑफ मास जितना हटा है पहले वाले से, मतलब सी से, मतलब समझो एक बार मैं लिखता हूं यहां पे, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन
ठीक है, इनटू 2 माइनस आर। ठीक है, मैं समझाऊंगा, मैं पहले लिखता हूं फिर मैं समझाऊंगा। नाउ मास ऑफ कैविटी इनटू आर माइनस 1। ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर ही बता रहा है, मतलब कटआउट से पहले का बता रहा है। कैसे, देखो मास ऑफ द रिमेनिंग क्या है ये, अब इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में निकालना चाहूं तो सेंटर ऑफ रिमेनिंग जो पोर्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम कैसे लोकेट करते हैं, मास इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अगर मानता हूं मैं डिस्टेंस को सी, ओरिजिन को सी पे, मतलब सी क्या है, जब ओवरऑल स्फीयर थी तब उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वो सी पे थी, तो सी से कितनी दूरी पे हम कैसे लिख सकते, देखो ये अगर 1 है तो ये पूरा कितना होगा 2। ठीक है, 2 है, राइट, ये अगर पूरा 2 है और यहां से यहां तक हमें पता है क्या, ये तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। सो 2 माइनस आर अगर करूं तो मुझे ये जीसी वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, जीसी, राइट, तो वही किया मैंने, राइट। ये हमें क्या बता रही, पोजीशन जो पहले सेंटर ऑफ मास की थी बराबर किसके होगी, मास ऑफ द कैविटी, राइट, इनटू आर माइनस 1। आर क्या है, अगर ये पूरा आर है तो ये जो सीओ डिस्टेंस है, मतलब कैविटी की जो सेंटर ऑफ मास है वो स्फीयर की ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज आर माइनस 1। ये मैं कर दूंगा। ठीक है, अब सॉल्व करो आगे। मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हमने क्या निकाला था, 4/3 पाई आर क्यूब रो। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते, 4/3 पाई को कॉमन लेके लिख सकते हैं आर क्यूब माइनस 1। ठीक है, रो को भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहां पे मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या है, 4/3 पाई रो इंटू आर क्यूब माइनस 1 इंटू 2 माइनस आर। ठीक है, इक्वल्स टू मास ऑफ द कैविटी क्या है, 4/3 पाई, 4/3 पाई रो, सॉरी 4/3 पाई, आर तो 1 था यहां पे, सो रो इंटू आर माइनस 1। अब दोनों तरफ देखो, 4/3 पाई रो विल कैंसल आउट। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा वो क्या है, आर क्यूब माइनस 1 इंटू 2 माइनस आर इक्वल्स टू आर माइनस 1। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 2r क्यूब माइनस r टू द पावर 4 माइनस 2 प्लस r इक्वल्स टू r माइनस 1। ठीक है, अब ये प्लस r इधर गया तो माइनस आर, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और क्या हो जा रहा है, देखो यहां पे 0 आएगा, इस तरफ ले आते, सो आर टू दी पावर 4 माइनस आर टू दी पावर 4 प्लस 2r क्यूब, ये माइनस इधर आया तो प्लस 1, सो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर टू दी पावर 4 प्लस माइनस 2r क्यूब, नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है, सो माइनस 2r क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया r का इक्वेशन। समझ में आ गई बात, क्या था क्वेश्चन में, सिंपल सा एक यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे है, मतलब सेंटर ऑफ मास किसकी, जब ओरिजिनल, जब कैविटी नहीं थी तब जो यूनिफॉर्म सेंटर थे, यूनिफॉर्म स्फीयर का जो सेंटर था सी, उससे कितने डिस्टेंस पे है, ये वाला कंसेप्ट हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है 22 के पेपर में। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, अ मैन एंड हिज सन, मैन की मास कितनी दी गई है 50 kg, सन की मास दी गई है 20 kg, are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes his son so that he starts moving with a speed of 0.70 meter per second. Okay, with respect to the man. ठीक है, the speed of the man with respect to the surface is. बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक इंसान है और उसके बच्चे ने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे करा है, तो फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक ने दूसरे को पुश किया, अब फ्रिक्शन नहीं है तो मैं अगर पुश करूंगा किसी को तो मैं भी पीछे जाऊंगा,
राइट। मैं अगर किसी को पुश करूंगा और फ्रिक्शन नहीं है मुझे रोकने के लिए, तो एक्शन के साथ रिएक्शन आएगा, तो मैं पीछे की ओर जाऊंगा। ठीक है, दैट सिंपल। तो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। अब जैसे ही पहला वाला आगे मूव करता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0.70 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द मैन। मतलब यहां पे दी गई है वेलोसिटी ऑफ, मैं सपोज करता हूं मैन की वेलोसिटी को va एंड सन की वेलोसिटी को vb। तो वेलोसिटी ऑफ द सन दैट इज vb विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये दी गई है कितनी, 0.70। ठीक है, अब आपको पता है वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी इसमें लग रहा है। तो ये क्या है, vb है, क्या है, सो वेलोसिटी ऑफ द बॉय और द सन with respect to the surface or with respect to the ground minus velocity of man with respect to the ground, ये हमें दी गई है 0.70। अच्छा, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन, ए क्या है, va क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। अगर हम बच्चे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले रहे, मैन की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे, तो इसकी साइन को हम नेगेटिव लगाएंगे। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, 0.70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं मोमेंटम की। ओवरऑल जो भी हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली मोमेंटम क्या है, 0 है, क्योंकि अगर रेस्ट पे थी। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्टैंडिंग मतलब रेस्ट पे थी, तो वहां पे 0 हो गया। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, mv मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास, किसकी मास, तो पहले आदमी की मास लिख देते हैं ना, पहले किसकी मास लिखते हैं, आदमी की मास लिखते हैं। तो इसकी मास है 50, सॉरी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी कितनी है, दैट इज vas। ठीक है, vas प्लस किसकी, 20 kg इंटू 0.70, ओ सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन दैट इज vb's। तो ठीक है, यहां पे हमने लिखा है। अब यहां पे देखो क्या करना है हमें, ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये तो नेगेटिव है, तो इसको हमने एक नेगेटिव साइन डाल दिया। अब क्या इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 va इक्वल्स टू 20 vb। ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट। अब वेलोसिटी ऑफ हमें क्या निकालनी है, द स्पीड ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस निकालनी है, मतलब ये निकालनी थी स्पीड ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस। तो यहां से मैं अगर ये निकाल लूं, मतलब स्पीड ऑफ द सन विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस, वो क्या हो जाएगा, vb 5 va/2, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे हमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये vbs के जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 5/2 vas प्लस vs इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, अब देखो क्या आएगी, यहाँ से 5/2 इससे मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स as equals to 0.7 into 2। ठीक है, and this will be 7 vas equals to 1.4। तो ये कितना आ जाएगा, vas की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.4/7। सो va 1.4/7, सॉरी, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2, 7 2s are 14 एंड दैट इज 0.2। तो 0.2 देखो आंसर है क्या, 0.20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
ये पूछा गया 2020 के पेपर में। ओके, नाउ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन एज जेड एक्सिस एज पॉजिटिव फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, द टेकन एज जेड एक्सिस, ओके पॉजिटिव वाला कुछ तो ऐसा दिया नहीं है। द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम, मोमेंटम और हाइट का डायग्राम बताया गया है। तो देखो मोमेंटम और हाइट कैसे वैरी करते हैं। मोमेंटम है क्या, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो होती है मोमेंटम। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी कैसे वैरी करती है, देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वैरी करती है, ऐसे वैरी करती है। ठीक है, तो इसका मतलब मोमेंटम भी हाइट से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है क्या, होता ही है, बिकॉज इट इज डिफरिंग विद वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी और हाइट के बीच का ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, राइट। स्क्वायर है दोनों तरफ, तो स्क्वायर है, तो इतना हमें समझ में आया कि मोमेंटम और हाइट के बीच का ग्राफ भी एक पैराबोला ही बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन आउट हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मैक्सिमम हाइट पे जब हाइट मैक्सिमम है तब वेलोसिटी क्या है, 0 हो जाती है, राइट। किसी को अगर ऊपर फेंके किसी ऑब्जेक्ट को, तो एक पॉइंट पे आके जब उसकी हाइट मैक्सिमम होती है तो उसकी और वेलोसिटी नहीं रहती है, फिर वो नीचे की ओर आने लगती है विद सम एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं g से। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम हाइट हुई तो वेलोसिटी अगर 0 है तो मोमेंटम भी 0 के आसपास होगा, राइट। मोमेंटम भी 0 के आसपास होगा। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे और हाइट जब 0 है तब क्या होता है, हाइट जब 0 है तब क्या होता है, जब हाइट जस्ट इसे फेंका ही जा रहा है, तब हाइट जस्ट थोड़ा सा डी हाइट पे है, तब हाइट अगर 0 है तब क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस केस में मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा, राइट, मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा। तो अब देखो मोमेंटम यानी कि पी मैक्स, ठीक है, तो पी मैक्स कब हो रहा है, जब हाइट 0 है। तो ये वाला ग्राफ यहां से पता चलता है, देखो हाइट जब 0 है तब मोमेंटम मैक्सिमम है। ठीक है, फिर हाइट जब मैक्सिमम होती है तो मोमेंटम 0 हो जाता है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा बात। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम खत्म करते PYQ का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि मेनली रिलेटेड थे सेंटर ऑफ मास से। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।